Okay girls, we are starting with the first chapter, that is introductions and definitions. So इस chapter में आपको given है definitions. Definitions of a body. It is defined as a portion of matter occupying finite space. It has a finite volume and a finite quantity of matter. Then particle क्या होता है? A particle is a body of infinitely small dimensions which has no length, no breadth and no thickness. A particle is regarded as a mathematical point endowed with mass. Force. What is a force? It is an action which changes or tends to change a body's state of rest or of uniform motion in a straight line. So ये सब definitions जो है ये basic definitions हैं जो नॉन मेडिकल के और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने ये फिज़िक्स में पढ़ा भी होगा. आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट हो सकता है. जिनको आता है उन्होंने एक बार इसको पढ़ के रिवाइज़ कर लेना है. एंड जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसको एक बार प्लीज़ अच्छे से पढ़ लोगे डेफिनेशंस को तो आपको समझ आ जाएगा. बहुत इजी डेफिनेशंस हैं और ये डेफिनेशंस बार बार आपकी यूज़ होंगी आगे चैप्टर्स में. सो व्हेन वी विल टॉक अबाउट अ बॉडी सो यू शुड नो व्हाट इज़ अ बॉडी. सो बॉडी क्या है? दे आर सेइंग एनी पोर्शन ऑफ मैटर ऑक्यूपाइंग फाइनाइट स्पेस. जैसे कि टेबल क्या है? टेबल इज़ अ बॉडी. इट इज़ ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. ठीक है. chair or a person or anything or a bag, a purse, a book, these are all bodies. ठीक. Then ऐसी particle क्या है? It is of infinitely small dimension. So basically एक point, but it is endowed with mass. It has mass with it. Then force. All of you know force क्या होता है. Then rigid body क्या होती है? Rigid body is important definition. You should know a body is said to be rigid if the distance between any two particles of it remains unaltered, no matter what forces act on it. So what they want to say is basically जैसे कि आपके पास एक स्पॉन्ज है सपोज, तो आप देखते हो जब आप स्पॉन्ज को के ऊपर फोर्स लगाते हो उसको आप प्रेस करोगे तो क्या होगा? प्रेस हो जाएगी ना वो. तो इसका मतलब अगर आपने स्पॉन्ज के ऊपर कहीं पे दो पॉइंट्स लिए हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा. बट रिजिड बॉडी के केस में जब आप एक पार्टिकल के ऊपर जितना मर्जी फोर्स लगाओ, सो आई वाज सेइंग कि रिजिड बॉडी पे आप जितना मर्जी फोर्स लगाओगे तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स विल रिमेन सेम. फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक बुक है या टेबल है, टेबल इज़ अ रिजिड बॉडी, आप जितना मर्जी फोर्स लगाओगे डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विल रिमेन द सेम. सो ऐसे ही डिफॉर्मेबल बॉडीज़ क्या होती हैं? इक्विलिब्रियम, मैकेनिक्स, देन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. इनमें से कुछ चीज़ें आपने 10th तक पढ़ी भी हुई हैं. सो ये सारी डेफिनेशंस आपने पढ़ लेनी है. देन आर्टिकल 3 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोर्स. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोर्स मीन्स हम एक फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो 3 थिंग्स आर नेसेसरी टू स्पेसिफाई अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. its magnitude, its direction and its point of application. That is the point at which the force acts. So if you have a rigid body, आप उस पर किसी point पे force apply कर रहे हो तो आप force को कैसे show करोगे कि उसका क्या magnitude है, क्या direction and कहाँ पे उसको apply किया गया. जैसे कि इस केस में मैंने force को A point पे apply किया है. This is the direction of the force and मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं हम, वो मैं अभी आपको बताती हूँ. से ए बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रिजिड बॉडी. सो आप एक बॉडी पे किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, इसी से पता लगेगा कि उसका रिजल्टेंट क्या हो रहा है. एंड कितनी मैग्नीट्यूड से, कि आपने कम फोर्स अप्लाई किया या ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया. सो दैट विल डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स. सो एक बार यहाँ पे पढ़ते हैं आर्टिकल 3 में. सिंस अ स्ट्रेट लाइन हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अ फोर्स F can be represented by a straight line equal in length to the magnitude of the force according to some scale and drawn in the given direction through the point of application. तो इसका मतलब मैंने जो AB फोर्स यहाँ पे इस रिजिड बॉडी पे अप्लाई की है उसको मैंने इस AB लाइन सेगमेंट से डिफाइन कर दिया है एंड साथ में उसकी डायरेक्शन भी बता दी है दैट द फोर्स इज़ अप्लाइड फ्रॉम A to B.
सो ए बी की जो लेंथ है दैट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स. ठीक है. However, it should be kept in mind that a line may represent a force in magnitude and direction but not its line of action. That is point of application. If a line AB represents a force F completely, then another line CD drawn parallel, equal and parallel to AB will represent the same force F in magnitude and direction only. So यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अभी मैंने एक रिजिड बॉडी बनाई थी और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया था और मैंने बोला था A is the point of application of the force, then direction is from A to B and AB is the magnitude. So what I can do, AB magnitude लेके मैं एक लाइन CD यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ. सो अब ये जो CD है, इस CD का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा एज दैट ऑफ AB एंड डायरेक्शन हमें यहाँ से पता लगी दैट इट इज़ गोइंग फ्रॉम C to D. सो दिस इज दे आर सेइंग दैट अ फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स magnitude and direction but not line of action, because line of action was actually along AB and this CD is representing the same force F. So एक बार इस पैरा को दोबारा से पढ़ते हैं हम. It should be kept in mind that a line may represent a force in magnitude and direction but not its line of action. So line of action was AB but we represented the force by CD. ठीक है. उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम एज द नेम इज इटसेल्फ सेइंग, जैसे कि आप टग ऑफ वॉर करते हो जब, तो एक रोप को बोथ साइड से खींचते हो अपनी अपनी तरफ. अगर बोथ साइड्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, रोप वहीं की वहीं रहेगी. वो क्यों होगा, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में है. द फोर्सेस वर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो एज अ रिजल्ट नेट फोर्स जो उस पर पार्टिकल पे था वो ज़ीरो हो गया. सो बेसिकली द फोर्सेज आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. So if two or more forces act on a body in such a way that the body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line, they are said to be in equilibrium. If a particle be moving with uniform velocity along a curved path, it will not be said to be in equilibrium. ठीक है. अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एक कर्व्ड पाथ पे, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि कर्व बनाने के लिए उसको कोई ना कोई फोर्स तो कहीं से अप्लाई हो ही रहा है. अगर स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. बट दैट कैन नॉट बी द केस, दैट इज नॉट द केस इफ द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ. Then equilibrium of two forces कब होगा, when the forces are equal in magnitude, act along the same line, straight line, but in opposite directions, so they neutralize each other and produce no effect on the body. The converse is also true. उसके बाद आर्टिकल 5 है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, when two bodies are in contact with each other, each exerts a force on the other. If the force exerted by one of these bodies on the other is called action, then the force exerted by the second body on the first is called a reaction. So आपको पता है जब आप एक बॉल को थ्रो करते हो वॉल पे, तो जब वो बॉल एक फोर्स अप्लाई करेगी वॉल पे, so that is the action on the wall, and then the ball bounces back. Why it bounces back? Because वॉल पे जो एक्शन हुआ था उसके अगेंस्ट वॉल ने रिएक्शन दिया बॉल पे. So एक फोर्स अप्लाई हुआ and that reaction has led the bouncing back of the ball. So that is known as the action and reaction. So the direction of these two forces depends upon the nature of surfaces in contact. Obviously अगर हार्ड सरफेस होती है तो बाउंसिंग कुछ और होगी, अगर आप सैंड में करोगे तो सैंड का रिएक्शन कुछ और होगा. Yes, so it depends upon the nature of the surfaces. If the bodies are perfectly smooth, this direction is along the common normal to the two bodies through their point of contact. If the bodies are rough, then the reaction is inclined to the normal. तो अगर स्मूथ सर्फेसेज हैं, जैसे कि आप बॉल पे जिस डायरेक्शन पे बॉल को टच करेगी उसके परपेंडिकुलर ही वो वापस आएगी. इफ़ द बॉल एज वेल एज द वॉल आर स्मूथ. बट इफ़ दे आर रफ, तो रफ़ होने से डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती हैं. सो वो चेंज रफ़ होने की वजह से होती हैं. सो डायरेक्शन जो है वो दैट इज़ क्या बोला, द डायरेक्शन इज़ अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल टू द टू बॉडीज थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो इसको आप डिटेल में अभी बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा. जब हम रफ सर्फेसिस पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगा.
if the two bodies in contact, if one of them has one end point in contact and the surface of the other extends on both sides at the point of contact, the normal reaction is perpendicular to the surface that extends on both sides. So what they are saying that देखो यहाँ से बॉल आई थी, इधर से बॉल ऐसे आई थी और ये वॉल है आपके पास. So this wall is extended and the ball has come from this direction like this. This ball will touch the wall at this point. So it will go back along normal to the wall. So they are saying if the two bodies in contact are such that one body has end point, जैसे बॉल का तो end point है, and the other body is extended on both sides. So wall is extended on both sides, then the normal reaction is perpendicular to the surface that extends on both sides. So normal reaction is perpendicular to the wall in this case. So बाकी जब हम आगे चैप्टर्स करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज टेंशन और थ्रस्ट क्या होती है. जब आप आपके पास एक रोप है, आप उस रोप पे एक बकेट हैंग कर दो और उसको जब आप पुल करोगे, बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर से और आप उसको पुल कर रहे हो आउट ऑफ द वेल, सो रोप में जो है वो टेंशन क्रिएट होती है. सो व्हेन अ स्ट्रिंग इज़ यूज्ड टू सपोर्ट अ वेट और ड्रैग अ बॉडी, देयर इज़ अ फोर्स कम्युनिकेटेड टू द बॉडी थ्रू द स्ट्रिंग. Such a force exerted by the string is called tension. If the string has no weight, its tension is the same throughout its length. मतलब अगर string का weight नहीं है तब tension is same. It must be kept in mind that the tendency in the string is always to pull. It pulls the weight upwards and support downwards. Therefore, the tension of a string always acts in a direction diverging out of the body under कंसिड्रेशन. सो क्या बोल रहे हैं ये कि अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे आपने एक वेट अटैच कर दिया, अब ये जो वेट है mg नीचे की डायरेक्शन में जाएगा वेट, सो जो टेंशन है दैट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तभी वो इस वेट को सपोर्ट करेगी. सो टेंशन इज क्रिएटेड इन दिस स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेट विच इज सपोर्टेड बाई इट. ठीक है, उसके आगे पढ़ लेना आप इसको. अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आपको पता है क्या होती है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. देन हुक्स लॉ. हुक्स लॉ होता है अगर आपने जो रोप ली थी अगर वो इलास्टिक है तो उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी. सो उस केस में हुक्स लॉ आता है. इफ़ वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड अ वेट इज अटैच्ड टू द अदर एंड, द स्ट्रिंग एक्सटेंड्स इन लेंथ. येस और नो. सो होता क्या है, अगर आपके पास ये एक स्ट्रिंग थी विच वॉज इन रेस्ट, आपने क्या किया यहाँ पे एक वेट अटैच कर दिया mg. अब इस वेट को अटैच करने की वजह से क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी. सो ये यहाँ पे O था और ये B है. सो लेट L बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस E इज़ द एक्सटेंशन AB. ठीक है, समझ आया. देन हुक्स लॉ says that the tension in the ring is proportional to E by L. E क्या है? So E is the extension in the string and L is the original length. So Hooke's law is given by T is equal to lambda E by L, where lambda is the coefficient of elasticity or Young's modulus of elasticity. उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है जो आपको आते हैं. So just give it a reading. Then प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या होता है. अ फोर्स एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी मे बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट एनी अदर पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइडेड दिस लेटर पॉइंट इज आइदर वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी और रिजिडली कनेक्टेड विद इट. इसका ये मतलब है जैसे आपने सपोज करो एक टेबल पे जब फोर्स लगाया, अप्लाई किया, तो आपने जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया था, यहाँ पे एक पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया, अब जिस मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाया था उसको जस्ट मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐसे चेंज कर दूँ दैट अगर फोर्स इधर को था, नीचे था, तो जो पॉइंट है वो उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे ही रहना चाहिए.
जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। से दिस वॉज अ रिजिड बॉडी, आपने यहाँ पे ए पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया एंड दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड ए बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस ए बी को उठा के मैं यहाँ पे ले आई हूँ, डायरेक्शन यही है। सो अब ये जो सी डी है, ये जो फोर्स है ये सेम ए बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जस्ट लाइन ऑफ एक्शन हैज़ चेंज्ड एंड लाइन ऑफ एक्शन इज ऑल्सो पैरेलल टू द ओरिजिनल वन। सो जब हम एक फोर्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं, बेसिकली विथ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट इज नोन एज द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। सो एक दो, अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी भी तो एक दो बार आप इसको लाइन को पढ़ो, बार बार डेफिनेशंस को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। देन फोर्स सिस्टम्स क्या होते हैं? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, if the system the line of action of all the forces lie in one plane, co-planar मतलब in the same plane, non co-planar which are not in the same plane मतलब कि 3 dimensional forces आ जाएंगी यहाँ पे। then co-linear in the same line, then concurrent which intersect at a point। concurrent forces are if the forces are intersecting at a point। The line of action of concurrent force system पढ़ रही हूँ मैं। In this system the lines of action of forces intersect at one point। This system of forces may be either coplanar or non-coplanar। If there are any two concurrent forces then the system is always coplanar। दो हैं तो फिर coplanar ही होंगी definitely, as one and only one plane can be made to pass through two intersecting lines। Then non-concurrent force system होता है if the forces are not intersecting at वन पॉइंट। इसका एक एग्जाम्पल पैरेलल फोर्सेस भी है। पैरेलल फोर्सेस आर नॉन कॉन्करेंट। देन नेक्स्ट पैरेलल फोर्सेस इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम्स इफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू डिफरेंट फोर्स सिस्टम्स इज सेम। टू सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन दे हैव द सेम एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन अ पार्टिकल और अ रिजिड बॉडी। सो बेसिकली दे आर हैविंग द सेम रिजल्टेंट। सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है जस्ट बेसिक्स हैं, तो अभी आप इनको एक बार रिवाइज करो, डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।